फैमिली दी ट्रेनिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली आफ्टर ट्रीटमेंट ਸਾਡੇ ਲਵਡ ਵਨ ਸਾਡੇ पेशेंट ने घर ही जाना होता है। तो लास्ट टाइम हमने बात करी थी अल्फाबेट बी बी से हमने बात करी थी कि जो एडिक्शन है, एडिक्शन क्या लेके आती है घर में। जो नशे की बीमारी है वो क्या लेके आती है। नशे की बीमारी बर्बादी लेके आती है, बेबसी लेके आती है, बेइज्जती लेके आती है, बदनामी लेके आती है, बेयकीनी लेके आती है। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जितने भी यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं उनसे एक सवाल है कि जब आप हॉस्पिटल नहीं आए थे, क्या आप इस एडिक्शन की बीमारी को बीमारी समझते थे कि आदत समझते थे कि लत समझते थे? क्या समझते थे हम? आदत। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपनी लव्ड वन की बीमारी के बारे में अच्छे से नॉलेज लेनी, अवेयर होना कि उसको प्रॉब्लम क्या है। अगर एडिक्शन है तो एडिक्शन ये नहीं है कि वो बुरी संगत में चला गया और उसको एक बुरी आदत लग गई है और वो जानबूझ के मुझे तंग कर रहा है या एग्रेसिव हो रहा है। तो पिछली बार हमने ये सारी बात करी थी। आज हमने बात करनी है एडिक्शन से जब हम रिकवरी की तरफ आते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। पिछली बारी जो हमने ब वर्ड बी वर्ड यूज किया था उसी से हम आज आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि जो रिकवरी है वो कैसी होती है और किस तरीके से हेल्प करती है। सबसे पहले तो रिकवरी को समझे। रिकवरी का क्या मतलब है? रिकवर करना मतलब आपने वो चीज पा लेनी जो आपकी खो गई है, चली गई है कहीं। यू हैव गॉट द थिंग विच यू हैव लॉस्ट, उस चीज को पा लेना। और री का मतलब होता है दोबारा, गेन। कवर मतलब रिगेन और रीस्टोर, टू रिटर्न टू अ फॉर्मर बेटर स्टेट। डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है या किसी को कोई फ्रैक्चर हो जाता है या ज्यादा इंजरीज आ जाती हैं तो उसको रिकवर करने में जो टाइम लगता है तो पेशेंट जो होता है पहले जैसा नहीं होता। जितना अगर किसी कोई हार्ट पेशेंट है, उसकी स्टंटिंग हो गई है या ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी हुई है, तो जितना वो पहले भाग दौड़ के काम करता था क्या वो अब कर सकता? आफ्टर सर्जरी नहीं कर सकता। लेकिन एडिक्शन की बीमारी एक ऐसी है जिसमें आप पहले से भी बेटर हो जाते हो जब रिकवरी में आते हो। रिकवरी प्रोग्राम में, रिकवरी में इतनी पावर है। रिकवरी का मतलब है कि जो कुछ आपने खोया था, आपने होप खो दी थी या आपकी बेइज्जती हुई थी या आपको बेबसी थी या बदनामी थी, आपने, आपके रिलेशनशिप्स खराब हो गए थे, वो सारे आपने वापस पाए हैं। लेकिन पाए कैसे? रिकवरी प्रोग्राम में। अब हम बार बार एम्फेसिस देते हैं कि आपका लव्ड वन जो है उसको ट्रीट होने में टाइम लगेगा। जैसे कि फर्स्ट स्टेप हम करते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप करते हैं इंटरवेंशन। रिकवरी प्रोग्राम में होता क्या क्या है? फर्स्ट होता है इंटरवेंशन, इंटरवीन करना। हम सारे कहीं ना कहीं लेट हैं ट्रीटमेंट के लिए। कोई 5 महीने लेट है, कोई 1 साल लेट है, कोई 2 साल लेट है, कोई 10 साल लेट है। लेकिन हमने इंटरवीन किया, हमें लगा कि हमारे जो पेशेंट के बिहेवियर्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। इसलिए हमने एक जगह का चुनाव किया, हम लेकर आए। जो हम मरीज को लेकर आए हैं ये हमने इंटरवीन किया। फर्स्ट स्टेप होती है इंटरवेंशन। उसमें हमारे लव्ड वन की भी इंटरवेंशन होती है और फैमिली की भी इंटरवेंशन होती है, साइको एजुकेशन होती है। उसके बाद होता है डिटॉक्स। डिटॉक्स मतलब उसको शरीर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, बेटर करते हैं ताकि उसके फिजिकल विड्रॉल्स ठीक हो जाए। आफ्टर फिजिकल विड्रॉल्स हम यहाँ हर्मिटेज में पेशेंट को 90 डेज रखते हैं। उन 90 डेज में हर एक दिन की एक इम्पोर्टेंस है। ये जो रिकवरी प्रोग्राम है इसमें हम सबसे पहले तो रेपो बिल्ड करते हैं पेशेंट के साथ। रेपो बिल्ड करके उसको लगे कि वो और हम एक टीम है। अपने उनकी फैमिली की साइको एजुकेशन करते हैं, उनको बताते हैं कि पेशेंट के क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट वाज द रूट कॉज, क्यों आज आपका बच्चा एडिक्शन में क्यों आया, क्या प्रॉब्लम थी। टोटल हम आपको बीमारी के लक्षण बताते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स बताते हैं
और स्किल्स डेवलप करते हैं। जो रिकवरी का मतलब होता है, रिकवरी का मतलब है आपने जिस प्रॉब्लम में आप थे, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल वेलबींग को बेटर करना, रिकवर करना, दोबारा से वापस लेके आना। एंड उसके लिए जो स्किल्स हम अप्लाई करते हैं वो हमारी फैमिलीज भी सीखती हैं, हमारे लव्ड वंस भी सीखते हैं। एंड इन स्किल्स को सीखते सीखते सिर्फ ये 3 महीने में नहीं सीखे जाते हैं। 3 महीने हमारा थर्ड स्टेप है। पहला था इंटरवेंशन, दूसरा था डिटॉक्स, थर्ड था हमारा 3 मंथ्स प्रोग्राम। फोर्थ जो हमारा, जिसमें हमारी पूरी सक्सेस है, दैट इज आवर सक्सेस इज इन फॉलो अप्स। फॉलो अप ट्रीटमेंट मस्त होता है। फॉलो अप में जब हमारे लव्ड वंस आते हैं, तो जब वो घर जाते हैं, वो देखते हैं कि जो जो स्किल्स उन्होंने सीखे थे, क्या वो सच्ची मुच्ची अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या वो अपने स्किल्स को यूज कर पा रहे हैं, कि फिर से बेबसी आ गई है, फिर से होपलेसनेस आ गई है, फिर से बीमारी अटैक कर रही है। तो वो जब वो फॉलो अप में आते हैं, तो हम उनकी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रेजेंट सिम्टम्स होते हैं, उसको ट्रीट करते हैं और उनको पॉलिश करते हैं और स्किल्स उनके डेवलप करते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, बी वर्ड से देखते हैं कि क्या क्या चीजें रिकवरी प्रोग्राम से बेटर होती हैं। जो रिकवरी प्रोग्राम में है उनकी लाइफ खुशहाली आती है, उसकी लाइफ में उसकी लाइफ भी बेटर हो जाती है, उनकी फैमिली भी बेटर हो जाती है, बच्चे भी बेटर हो जाते हैं, सारा कुछ हमारा डेवलप होता है, बेटर होता है। तो फर्स्ट फर्स्ट बी वर्ड इज बचाओ, प्रोटेक्शन, सेफ्टी। अब हमारे लव्ड वंस जो है वो प्रोटेक्शन किस चीज से सीखते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, दे लर्न टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम ट्रिगर्स, क्रेविंग्स एंड टॉक्सिक सिचुएशंस। हम मरीज को बताते हैं कि ट्रिगर्स क्या हैं। सबसे पहले जब आप घर जाएंगे तो आपने अपने कारण ढूंढने हैं कि आपको किस किस कारण से तलब उठती है, अर्ज आती है एडिक्शन लेने की। वो कारण इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, बाहरी भी हो सकते हैं, अंदरूनी भी हो सकते हैं। बाहरी कैसे होते हैं, किसी किसी पर्सन को देख के, अपने फ्रेंड को देख के, कोई जगह देख के, कोई स्पेसिफिक होटल देख के, कोई कमरा देख के, कोई ऐसी जगह। हम तो यहाँ तक बोलते हैं फैमिलीज को कि जब आपका लव्ड वन घर जाएगा तो आपने अपने घर का हुलिया ही बदल देना। इवन ये तक बोल देते हैं कई बार कि पेशेंट का रूम ही बदल दो, उसको रीडेकोरेट कर दो, कलर्स चेंज कर दो। क्योंकि ये क्यों किया जाता है, क्योंकि एसोसिएशंस होती हैं, यादें। जो मरीज के ब्रेन में एक फाइल स्टोर होती है, उसमें यादें होती हैं जो उसने रखी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका लव्ड वन छत पे जाता है और छत पे जाके सिगरेट पीता है, या बाहर जाके सिगरेट पीता है, या कोई उसका पर्टिकुलर फ्रेंड है, उसको देख के वो सिगरेट पीता है। हम फोन किस लिए मना करते हैं, पैसे किस लिए मना करते हैं, गाड़ी चलाना किस लिए मना करते हैं? कुछ लोगों का तो ट्रिगर जो कारण होता है अपनी कार ही होती है, बिकॉज उन्होंने अपनी कार में बहुत बारी एडिक्शन करी होती है, या वो सामान रखा होता है। यहाँ तक कि एक ग्लास को देख के भी आपको क्रेविंग आ सकती है। एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लास जिसमें आप वाइन पीते थे, अल्कोहल लेते थे, अगर आपको वैसा सा ग्लास भी दिख गया ना, तब भी दिल कर जाना है। तो ये जो है वो पेशेंट अपने आप को प्रोटेक्ट करता है इन चीजों से, और फैमिली को भी बताता है। हमारे लव्ड वन, जब हमारे लव्ड वन थर्ड मंथ में होते हैं, तो हमारा लास्ट में हम फैमिलीज को बुलाते हैं यहाँ पे फॉर 1 वीक स्टे, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड, और आपस में बैठ के वो एक फैसला करते हैं कि क्या क्या चीजें अब हमने घर पे नहीं रखनी। अब आप मुझे बताओ, एक पेशेंट जो है वो अल्कोहल लेता है और घर में बार बनी हुई है, तो उसको क्रेविंग नहीं आएगी, उसको ट्रिगर्स नहीं होंगे। तो आपको पहले वो सिचुएशंस चेंज करनी है। पेशेंट जो है वो लर्न करता है वो वाले स्किल्स, और कि मैंने क्या क्या चेंज करना है। मैंने अपने उस फ्रेंड के पास नहीं जाना, मैंने उस जगह पे नहीं जाना जिस जगह पे जाके मुझे वो यादें आती हैं या वो एसोसिएशंस बनती है। उसके अलावा वो जो टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस कैसी होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोई पार्टी है, कोई ऐसा फंक्शन है जहाँ पे पता ही है कि मुझे कोई ना कोई एडिक्शन मिल ही जानी है, मुझे कोई ना कोई ऐसा फैमिली मेंबर या कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाना है जो मुझे अरेंज करा सकता है। तो वहां से अपनी प्रोटेक्ट करना है, वहां जाने से खुद को रोकना है। ये प्रोटेक्शन जो है ये हमारा पेशेंट सीखता है। और फैमिली क्या क्या प्रोटेक्शन सीखती है?
दे लर्न हाउ टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज एंड अवॉइड एनेबलिंग बिहेवियर। हम हमेशा हेल्दी बाउंड्रीज की बात करते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज क्या होती हैं? हमारी हम क्या करते हैं, बीइंग फैमिली, हम कह तो देते हैं कि ठीक है बेटा ये काम नहीं करना, इधर नहीं जाना, ये नहीं करना, पर क्या करते हैं हम अपने आप ही थोड़ी देर बाद कहते हैं अच्छा ठीक है जा, पर जल्दी वापस आ जाए। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब है कि आपने जो बात बोली है उस पे आप भी टिके रहें और इनेबल ना करें उसको बार बार बार। हम क्या करते हैं, हम खुद ही इनेबल कर देते हैं। हमें लगता है कि अब तो चलो 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट हो गया है, अब हमारा लव्ड वन आया है, फॉलो अप पे घर आया है, तो अब हम इसके सारे चाव पूरे करें। वहां पे पता नहीं बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया, वहां पे पता नहीं वो कैसे रहा होगा। अब ऐसे करते हैं चलो कुछ नहीं होता, थोड़े बहुत एज की बातें थोड़ी बहुत ही मान लेते हैं, सारी नहीं मानते, एक आधी मान लेते हैं। बिल्कुल इतने स्ट्रिक्ट थोड़ी हो जाना है, ये स्ट्रिक्टनेस नहीं है, पहले आपको बता दें, ये हेल्दी बाउंड्रीज रखना है। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब है अगर आपका लव्ड वन, देखो हमारे लव्ड वन की प्रॉब्लम क्या थी कि वो अपनी मनमानी करता था। मन मर्जी, मन मर्जी इज द राइट वर्ड। जब हम एडिक्शन में होते हैं तो मन मर्जी करते हैं, और अगर आपका लव्ड वन आफ्टर ट्रीटमेंट भी मन मर्जी कर रहा है, इसका मतलब है कुछ तो प्रॉब्लम है अभी उसमें। अगर आपका लव्ड वन आपको ऊंची बात करता है, लाउड बोलता है, यू हैव टू क्लियरली सेट द बाउंड्री कि प्लीज हम पहले आराम से बात करेंगे, आपकी बात सुनेंगे लेकिन पहले आप आराम से बोलेंगे, धीरे बोलेंगे। तो दीज आर हेल्दी बाउंड्रीज। एंड इनेबल नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी पेशेंट को। जितनी इनेबलिंग हमने पहले की है, देखो रिलैक्स तब होता है, बीमारी तब आती है, रिकवरी से हम हटते तब है जब हम कहीं ना कहीं एनेबल करना शुरू हो जाते हैं। तो हमें ये लर्न करना है कि सारी बातें नहीं मानी जानी। एंड जब भी आपको लगता है कि कुछ चीजें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो आपने अपने थेरेपिस्ट को अप्रोच करनी है ताकि चीजें बेटर हो सके। So the next point is बदलाव, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम यहाँ पे सारे रिकवरी प्रोग्राम में बैठे हैं, बदलाव के लिए बैठे हैं। बदलाव सिर्फ अपने पेशेंट में बदलाव नहीं, बदलाव हमारे में भी। यहाँ पे आपके बैठने का मकसद क्या है कि आप में भी कुछ चेंजेस आए, आप भी कुछ सीखें। हम इसीलिए बैठे हैं। आज सैटरडे सारी फैमिलीज को इधर बिठा कर सब कुछ बताना, समझाना, इसीलिए बैठे हैं कि आपके अंदर जब बदलाव आएगा ना, तब जाके हमारा पेशेंट के बदलाव में और बढ़ोतरी आएगी। हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर जैसे हम कपड़ा जितना मर्जी धो लें, जितना मर्जी सर्फ एक्सेल लगा लें, इजी लगा लें, जितना मर्जी धो लें, अल्टीमेटली कपड़ा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अलमारी में। अगर अलमारी गंदी है तो कपड़ा साफ रहेगा? नहीं। तो अलमारी साफ करनी भी उतनी जरूरी है। इसीलिए आपका यहाँ पर आना, चीजें सीखना, बदलाव अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम हर मीटिंग में कुछ ऐसा पॉइंट लेकर आते हैं कि आप उस चीज को समझें, आप अपने अंदर बदलाव लेकर आए, जिससे हमारा पेशेंट खुद बदलाव लाने के लिए मजबूर हो जाए। तो अब हम ये सीख रहे हैं कि पेशेंट में बदलाव कैसे आता है जब वो एक रिकवरी प्रोग्राम से जुड़ता है। पहला पॉइंट कि पेशेंट में बदलाव कैसे आएगा, मेक्स अ कॉन्शियस एफर्ट टू चेंज थिंकिंग। अपनी सोचों को वो बदलता है। यहाँ पे ना जब वो 3 महीने रहते हैं ना, तब वो रियलाइज करते हैं कि मैं पहले अपनी फैमिली को ब्लेम करता था, लेकिन कसूर तो मेरा ही है, मैंने ही कुछ ऐसा कर दिया था जिस कारण घर में लड़ाई होती थी। तो धीरे धीरे करके 3 महीनों में उनकी सोचनी ठीक होती है। उनको ये पता चलता है कि मेरे ही एक्शंस वो रिएक्शंस लेके आए थे जिस करके घर में इतना विवाद हुआ था। तो उनकी हल्के से सच्चाइयाँ अपने ही सामने आती हैं, जिससे वो रियलाइज करते हैं कि मुझे बदलाव लेकर आना है और मेरी ही गलती थी। फिर उनको ये रियलाइज होता है कि मेरे को एक आदत नहीं, मेरे को एक बीमारी है, ये मेरे बस में नहीं थी, जो मैं सोच रहा था मेरे बस में है। फिर मुझे ये लगा था कि मैं इसको अपने तरीकों से ठीक कर लूंगा, पर इसके लिए तो एक ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये क्या चेंज हुई? उसकी थिंकिंग, उसका सोचने का तरीका। उसे लगता था मैं खुद कर लूंगा, पर धीरे धीरे समझ आया कि अकेला अगर मैं कर ही सकता तो आज तक कर लेता, खुद छोड़ सकता तो आज तक छोड़ देता, खुद बदल सकता तो आज तक बदल देता। ये उसकी सोचनी बदलती है कि आई नीड हेल्प। पहले थिंकिंग बदली, फिर बाद में क्या बदलता है? उसकी आदतें। अब जब पेशेंट यहाँ से घर जाता है, इवन जब यहाँ पे भी 3 मंथ्स रहता है ना, पहले
मंथ में जो मैं पेशेंट देखती हूँ, जो सेकेंड मंथ में देखती हूँ और जो थर्ड मंथ में देखती हूँ, उसके बिहेवियर में, उसकी आदतों में बदलाव आता है। जो वो नहाता नहीं है, रोज पकड़ के लेके जाना पड़ता है गार्ड की हेल्प से, थर्ड मंथ में हम आके देखते हैं उसके खुद की हैबिट्स में बदलाव आता है कि वो नए पेशेंट को लेके जा रहा होता है या खुद रोज नहाकर टाइम पे नाश्ता करके हमारे पास यहाँ बैठता है। और ग्रेजुअली जब वो ट्रीटमेंट प्रोग्राम में रहता है तो उसकी आदतों में बदलाव होता है, वो तैयार होना शुरू हो जाता है, वो बातें करना शुरू हो जाता है, वो चार बंदों में बैठना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये बदलाव हमारी फैमिली को समझने हैं कि ये बदलाव आ रहे हैं। अब बदलाव उसके इतने आ गए तो मेरे पेशेंट के भी इतने ही आने चाहिए, ऐसे नहीं होगा। हर पेशेंट का अपना लेवल है, लेकिन बदलाव कांस्टेंट है, बदलाव आएगा ही आएगा। और थर्ड चीज जो बदलाव आता है कि उसकी जीवनी में, लाइफस्टाइल में, वो कैसे जी रहा है, उसका उठना बैठना, रिलेशनशिप संभालने, तैयार होना, इधर जाना, अपनी जिम्मेवारी लेना, अपनी दवाइयाँ, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी शेयरिंग, उसके लाइफस्टाइल में बदलाव होता है। वो किस तरीके से जी रहा है, क्या वो चार बंदों में बैठ के वैसे ही लड़ रहा है, क्या वो नुक्स निकाल रहा है, उसकी बदलाव आएगा उसकी पूरी लाइफस्टाइल में। तो लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट है? फैमिली। लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट है? मेरी दवाइयाँ। लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट है? मेरा काउंसलर। तो वो पूरा ये लाइफ का जो चक्र है ना, ये बेटर होना शुरू हो जाता है। और ये हमें तब पता चलता है जब कुछ टाइम निकल जाता है। तो रिकवरी जो है वो स्लो प्रोसेस से आएगी। बीमारी इतनी लंबी थी, स्लोली स्लोली नशा बढ़ा, एक दिन तो किया और एकदम से हम इधर नहीं लेकर आए, वो धीरे धीरे बढ़ा, धीरे धीरे चीजें खराब हुई, और ऐसे ही धीरे धीरे करके रिकवरी आएगी और धीरे धीरे रिकवरी बदलाव में बदलेगी। अब फैमिली में क्या चेंजेस आते हैं? फैमिली लर्न्स न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं? जब हम कोई हमारा पेशेंट जब घर आता है, हम तो पहले उसे पेशेंट ही नहीं समझते, हम कहते हैं बिगड़ी हुई औलाद घर आ गई है, इन्हें साडा पट्ठा बिठा देना, घर आ गया, बढ़ गया, घर आ गया। हूं कल मैंने फोन किया, मैंने कहा आपने क्यों नहीं उसको जाने दिया अकेले, क्यों जाने दिया अकेले, आपने क्यों नहीं? मैम लड़ता बड़ा सी, मैनू आप ही ना गुस्सा चढ़िया होया, मैं की करा, मैं हुण थक गई होदे तो मैं तो कहता तुसीं आपे वेख लो। हम इस तरीके से तो कम्युनिकेट कर रहे हैं। और जब हम रिकवरी प्रोग्राम से जुड़ते हैं, फिर हमें पता लगता है कि मुझे बस ये देखना है कि मेरी कमिटमेंट मेरे प्रोग्राम से है कि नहीं है, मेरी कमिटमेंट मुझे अपने पेशेंट को ठीक करने से है कि नहीं है, अपनी हीलिंग में है कि नहीं है। जब आप इस तरीके से बात कर रहे हो, आपका खुद का टेम्पर भी ठीक नहीं होगा, आप खुद भी तो अपने आप से लड़ रहे होंगे अंदर। तो जब आप रिकवरी प्रोग्राम से जुड़ते हैं, आपको बात करने का तरीका आ जाता है, आप ब्लेम गेम में नहीं पड़ते हैं, आप ब्लेम से रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं, आप इनेबलिंग से टफ लव में आते हैं। प्यार करना है, जरूर करना है, पर किसी हद तक आप ये चीजें सीखते हैं। सेकंड, मैं पिछली स्लाइड, पेरेंटिंग, कि मुझे अपने पेशेंट को इनेबल नहीं करना, जो उसने मुंह से निकाला मेरे राजे बेटे ने, वो पूरा करना है। आपको समझ आती है यहाँ बैठते बैठते कि मेरी पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, कि मुझे एक हद तक यस बोलना है, एक हद तक नो बोलना है, कितना प्यार करना है, कितना उसको पीछे कहना है कि नहीं बस दिस इज योर लिमिट। आप जब यहाँ बैठते हैं, जुड़े रहते हैं, प्रोग्राम में बैठते हैं, लाल कुर्सियों पे बैठ के सीखते हैं ना, फिर आपको पता चलता है कि क्या लिमिट है, क्या लेवल है। थर्ड पॉइंट, कि मैं इमोशनल सपोर्ट, कि आपका अपना इमोशनल सपोर्ट, जब आप ना केबिन में आते हैं ना, फिर आप अपनी भी, कि मैं मुझे बताओ मैं कैसे इंप्रूव कर सकूं। हर पेरेंट का ये क्वेश्चन हमसे जरूर होता है। आप धीरे धीरे खुद ही रियलाइज करते हो कि मैम मेरे में भी कुछ गड़बड़ है। हमारा एक पेशेंट था, वो 2 साल ना हमसे जुड़े रहे, पेशेंट 2 साल हमसे जुड़ा, और 2 साल के बाद फादर को रियलाइज होता है कि मेरे अंदर भी वही तेजी है जो मेरे पेशेंट के अंदर है। अब वो पेशेंट की तेजी कैसे नजर आई? जब उसने सब्सटेंस ले लिया और वो रुक नहीं पाता, वो तो नजर आ गई। पर पापा के अंदर कैसी थी कि रात को सोते वक्त उनकी जो लेग्स है ना, वो ऐसे ऐसे करती रहती है, क्योंकि मैम मेरी ही बॉडी में कुछ ऐसी झंझनाहट होती है, मुझे उसकी दवाई दें। फिर धीरे धीरे उनको समझ आया कि आप ना एक रुमिनेशन वर्ड बोलते हो, सोचों का चलना, बेफजूल सोचे आते रहना, मतलब कोई नहीं है सोल्यूशन, कोई नहीं निकलेगा, पर वो बेफजूल सोचे जो है मुझे आती रहती है। फिर 2 साल बाद फादर ने अपनी शेयरिंग करी और फिर उनकी भी हेल्प हमने करी, वो मेडिसिन से करी, काउंसलिंग से करी। ही ऑल्सो अंडरस्टूड कि मुझे भी हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे भी कम्युनिकेशन ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये एक रिकवरी प्रोग्राम सिर्फ आपके पेशेंट का नशा छुड़ाने के लिए नहीं है, ये प्रॉपर आपकी एंड आपके पेशेंट की इंटरनल हीलिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट,
अगला ब से वर्ड है बहाली, रिस्टोरेशन, रिकवरी। पेशेंट बिगिंस टू रिस्टोर देयर हेल्थ, डिग्निटी एंड पर्पस। हमारे जो लव्ड वन हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं, उनको डिग्निटी का मतलब है कोई प्यार नहीं मिलता। जो एडिक्शन वाला पेशेंट है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं नशेड़ी, आ गया शराबी। इतनी डिसरिगार्ड, इतनी डिसरिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी से, फैमिली से भी। एक टैग लग जाता है उनके ऊपर। उनकी अपनी डिग्निटी खत्म हो जाती है, अपनी सेल्फ वर्थ खत्म हो जाती है। उनको खुद को लगने लग पड़ता है कि अब मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो ये मेरे बारे में बातें करते हैं, या मेरे को किस नज़र से देखते हैं। ये मुझे देखते हैं कि इसने नशा किया था, या ये बदतमीज़ी से बोला था, क्योंकि इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो गई होती है। और हम क्या करते हैं हमारे रिकवरी प्रोग्राम में, हम हमेशा अपने जो लव्ड वन है उनको जी करके बुलाते हैं। हमारे कई बार लव्ड वन, उनको बोलो ना सर, वो कहते हैं आप सर क्यों बोल रहे हो? हमें और तरह से लग रहा है मैम, आप सर मत बोलो। और वो सबसे पहले आके ये बोलते हैं कि एक जगह हमने देखी है जहाँ पे नाम के पीछे जी करके बुलाया जाता है, या नाम के पीछे सर कह के बुलाया जाता है, या मैम कह के बुलाया जाता है। हमारी तो कभी किसी ने रिस्पेक्ट ही नहीं करी। हमें इतना ज़्यादा दुत्कारा गया है घर वालों से, सोसाइटी से। तो जब पेशेंट रिस्टोर करता है अपनी डिग्निटी, तो कहीं न कहीं उसकी सेल्फ एस्टीम बेटर होना शुरू हो जाती है। मरीज़ को लगता है कि देयर इज़ समवन जो उनको सुन रहा है, समझ रहा है और अंडरस्टैंड कर रहा है। एक्चुअली बताएँ कि जैसे आपको ये बीमारी नहीं लगती थी बिफोर यू केम टू दिस हॉस्पिटल, तो हमारे लव्ड वन भी तो डिनायल में होते हैं। उनको भी ये बीमारी नहीं लगती। उनको तो लगता है कि मैंने मज़े-मज़े में शुरू किया, या मैंने फ्रेंड के साथ ले लिया, अब मैं डिपेंडेंट हो गया हूँ, अब मेरे को बॉडी में विथड्रॉल्स आते हैं और मुझसे छोड़ी नहीं जाती। जब हम अपने लव्ड वन से पूछते हैं कि आपने अपनी फैमिली मेंबर को धक्का दिया था, आपको याद है? तो वो कहते हैं हाँ, दिया था पर मैं देना नहीं चाहता था। उस टाइम पे मुझे तलब इतनी लग रही थी और मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे उस चीज़ का है बहुत ज़्यादा, उसका रंज है, पर मैं इतना शर्मसार हूँ कि मैं फेस ही नहीं कर सकता अपनी फैमिली को। तो वो डिग्निटी उनकी वापस आती है। दूसरी बात ये है कि हम जब अपने लव्ड वन से कई बारी पूछते हैं ना, जैसे आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर जो फ़ॉलो-अप्स में आते हैं जिनको साल हो गया है, अब 1.5 साल हो गया, 2 साल, उनको पूछते हैं कि व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ योर लाइफ? आपने अपने बारे में सोचा क्या है? तो कई बारी हम हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सोचा अभी हमने। तो फिर हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं कि अभी तक, जब तक आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होएगा, हम बेटर कैसे होंगे? बिकॉज़ ऑफ एडिक्शन इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हुई होती है। हम कई बारी हमारे लव्ड वन, हमने देखा है बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हैं पहले, पूरे फंक्शनल होते हैं, और बिकॉज़ ऑफ एडिक्शन उनकी लाइफ में पूरी बर्बादी आ जाती है, पूरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। कहाँ वो कितने पैसे कमा रहे होते हैं और कहाँ वो बिल्कुल डाउन चले जाते हैं। तो उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो चली जाती है कि उनको अपनी लाइफ का पर्पस ही भूल जाता है। उनको बिकॉज़ ऑफ एडिक्शन, पहले जो एडिक्शन में होते हैं उनको लाइफ का पर्पस लगता है बस नशा करना है, सोना है, खाना खाना है, जाना है, बस इतना, घूमना है। पर धीरे-धीरे जब हम उनको स्किल्स डेवलप कराते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि हम पहले छोटे-छोटे गोल्स करेंगे। गोल और पर्पस में फ़र्क होता है। पर्पस होता है जो आपका सारी ज़िंदगी चलता रहता है। गोल होता है आपने छोटा-सा गोल किया और उसको अचीव कर लिया। तो हम उनको बताते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, गोल क्या है, और धीरे-धीरे उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। देन फैमिली में कैसे होता है, फैमिली रिलेशनशिप्स बिगिन टू हील एंड लॉस्ट पीस रिटर्न्स ग्रेजुअली। जो उनके फैमिली के रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत बार हमने बात करी है, फैमिली हमेशा फ़ियर ड्रिवन होती है। फ़ियर इज़ द फैक्टर, अटमोस्ट फैक्टर एडिक्शन में। फैमिली को जब भी हमारा लव्ड वन घर आता था, ये डर होता है अब ये लड़ेगा, अब ये कुछ करेगा। अगर ये बाहर जा रहा है या ये पैसे माँग रहा है, अब तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होएगी। अब कहीं ओवरडोज़ ना हो जाए। और आपस में 2 ही चीज़ें होती हैं घर पे, या साइलेंस या वॉयलेंस।
या तो फैमिली चुप कर जाती है इस डर से कि लड़ाई ना हो, प्रॉब्लम्स ना क्रिएट होएं, या फिर एग्रेसिव हो जाती है पेशेंट के साथ और उसको कुछ ऐसी बातें बोल देती है जो उनकी इंटेंशंस नहीं होती बोलने की। दे डोंट इंटेंड टू इंसल्ट देयर पेशेंट, बट उनसे बोली जाती है। तो वो जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेटर होने शुरू हो जाते हैं, हेल्दी होने शुरू हो जाते हैं एंड बैलेंस एंड हार्मनी होती है। ये आगे कर दिया आपने। एंड जो पीस थी, जो सुकून था, सबसे बड़ी बात, आज भी मॉर्निंग में ना हमारे एक लव्ड वन को 2 इयर्स हो गए हैं और उन्होंने अपनी मॉर्निंग मीटिंग में शेयरिंग की और मैं बहुत हैरान भी हो रही थी और मैं बहुत खुश भी हो रही थी उनकी बात सुन के। उनको अलॉन्ग विद एडिक्शन स्किज़ोफ्रेनिया था और वो बिल्कुल बात नहीं करते थे। पर आज की मॉर्निंग मीटिंग में उन्होंने इतनी सुंदर, अगर अभी नीचे आएँगे तो मैं उनसे 1-2 चलिए। बातें बुलवाऊँगी। चले गए वो? अच्छा चलो। तो इतनी अच्छी शेयरिंग की ना और उन्होंने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं अपने ब्रदर से नफ़रत करता था, मैं अपनी मदर से नफ़रत करता था और मुझे अपने रिलेशनशिप्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं पता थी। अब जाके हमारे घर में सुकून आ गया, वो पीस आ गई है। पहले मेरी मदर बीमार होती थी और मुझे कहती थी कि जाके मेरे लिए दवाई ले आ और मैं नहीं लेके आता था, क्योंकि मेरे को अपना नशा करना होता और मैं नशा करके बैठा रहता था, लेटा रहता था। आज मुझे उनकी फ़िक्र होती है। आज मेरे ब्रदर के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हो गए हैं और जो हमारे घर में इतना तनाव होता था कि हम बात ही नहीं करते थे, अब बिल्कुल रिलैक्स हो गए। तो इस तरीके से हमारी जो रिकवरी है चेंज लेके आती है, बट स्लोली, धीरे-धीरे। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज बरकत, ब्लेसिंग, प्रोस्पेरिटी। आप यहाँ पे जब अपने पेशेंट को लेकर आए, आप इसीलिए लेकर आए हैं कि हमारे घर में बरकतें आ जाएं, हमारे घर में सुकून आ जाए, हमारे घर में पीस आ जाए और लोग जैसे शांति से सो सकते हैं, हमें कम से कम वो नसीब हो जाए। हम इसीलिए आए हैं, हम इसी प्रोस्पेरिटी के लिए आए हैं कि मुझे एक सुकून की सांस मिल जाए, कि मुझे ये टेंशन ना होए कि कब आएगा, अब कुछ करके ना आ जाए, शाम हो गई कुछ हो ना जाए। हम उस सुकून को पाने के लिए इधर आए हैं। तो जब हम रिकवरी में आते हैं, पेशेंट की और साथ में फैमिली की, दोनों की वो गठजोड़ से घर में बरकत आती है। तो पेशेंट की बरकतें कैसी आती है? रिकवरी ब्रिंग्स स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ब्लेसिंग्स। जो रिकवरी का प्रोसेस है ना, रिकवर करना दोबारा से, उसकी रिस्पेक्ट गई रिस्पेक्ट। आप अग्री करते हो कि आपके पेशेंट की रिस्पेक्ट जा चुकी है? बिल्कुल जा चुकी है। आप मानते हो कि उसे सोसाइटी में नहीं अप्रोच करा जाता, तो उसकी रिकवरी में ये चीजें वापस आती हैं। वो दोबारा से उसका जो इमोशनल कनेक्शन है अपने आप से, आपसे, भगवान से, वो वापस आता है। हम कहते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल वेलबींग होती है। कभी हाथ जोड़े हमने देखा ही नहीं पेशेंट्स को, कितना टाइम हो जाता है अपने लव्ड वन को कभी हाथ जोड़ा हो, भगवान के सामने कभी सिर झुकाया हो, वो बिल्कुल कनेक्शन चला जाता है। अपने आप अपना नहाना धोना, अपना केयर, अपना तैयार होना, वो ही रह जाता है। तो जब पेशेंट रिकवरी में आता है तब उसकी इमोशनल स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। वो अपनी सेल्फ वर्थ समझता है कि मैं कुछ हूँ, आई कैन डू समथिंग। अब पेशेंट जब आते हैं तो वो बिल्कुल, हम, मेरा एक क्लाइंट है, वो 7 साल से जॉब नहीं कर रहे। अब उनको पूरा साल लगा कि उसने नेक्स्ट जॉब देखी और साथ में अब शुरू कर रहे हैं। 1 ईयर वो अपनी सेल्फ वर्थ, उनको लगता ही नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो पूरा 1 साल लग गया उन्हें जॉब ढूंढते हुए। ऐसा नहीं है कि उसे 1 साल जॉब मिली नहीं, इट इज कि ही वॉज नॉट रेडी। वो अंदरों ही तैयार नहीं सीगा कि मैं जॉब कर भी सकता। पर रिकवरी में आकर धीरे धीरे विद काउंसलिंग एंड मेडिकेशन एंड विद हेल्प ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ कि मैं जॉब भी कर सकता। ਤੇ ਉਹਦੀ अपनी सेल्फ वर्थ भी, वो तैयार ही नहीं हो रहा था, अपने आप को तैयार ही नहीं कर रहा था कि मैं जा सकता हूँ, ग्रूम भी नहीं कर रहा था कि मैम ठीक है कोई बात नहीं। पर धीरे धीरे जब रिकवरी में हम आगे बढ़े, उसको समझ आई कि मैं भी कुछ हूँ। तो रिकवरी में आके पेशेंट को अपनी सेल्फ वर्थ का पता लगता है। अब फैमिलीज में कैसे आता है? बिगिन टू फील इमोशनल रिलीफ। सांस में सांस आती है कि आज घर पे आराम से सो रहा है, मुझे चेक नहीं करना पड़ रहा कि जिंदा है कि नहीं जिंदा। वो टाइम देखते हैं कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन अब वो मेरे साथ है, कहीं भी हम जाते हैं ही इज ऑलवेज विद मी। वो मुझे बता रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, वो अकेला नहीं जाता, वो मुझसे पूछता है। तो सांस में सांस आती है जब पेशेंट रिकवरी में होता है। उसके बाद
कि उसके फाइनेंशियल बैलेंस, अब पैसे नहीं जा रहे, हमारी ये रिलीफ आ जाता है कि घर में अब पैसे कहीं नहीं जा रहे। मेरी एक क्लाइंट है, वो कहते हैं कि मैम मुझे आज तक पता ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड की सैलरी कितनी है। तो अब जब घर में कुछ लाख जुड़े इनके रिकवरी प्रोग्राम में आने के बाद, तब मुझे समझ आई कि अच्छा इतनी सैलरी थी हमारे घर में, इतना पैसा बर्बाद हो रहा था। तो रिकवरी में आके वी गेट टू नो कि हमारी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। एंड थर्ड पॉइंट, हार्मनी। यही बरकतें हैं कि जब दो लोग इकट्ठे बैठ के रात को खाना खा रहे हैं, वो बता रहा है कि आज मुझे क्या खाना है, आज खाना अच्छा बना है, यही बरकतें हैं। इकट्ठे जा रहे हैं, इकट्ठे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यही बरकतें हैं। तो रिकवरी प्रोग्राम हमेशा बरकत देकर जाता है, एडिक्शन हमारे घर की बरकतें, सुकून लेकर जाती हैं। तो आप सबका अपने पेशेंट के साथ, अपने लव्ड वन के साथ इकट्ठे एकजुट होकर फिर बरकतें हमारे घर में आ सकती हैं। अकेला पेशेंट कुछ नहीं कर सकता। आप उसे समझेंगे तब जाके बरकतें हमारे घर में आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है बर्दाश्त, पेशेंस, टॉलरेंस। Patient learns to tolerate distress, delay and emotional discomfort without escaping to substance. हमारे पेशेंट में बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, रेस्टलेसनेस, टिकाव नहीं होता, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होती। वो क्या कहते हैं कि मुझे अभी, तुरंत अभी चाहिए, जो भी, सिर्फ एडिक्शन नहीं और भी चीज़ें, कि जो मैंने कह दिया वो मेरी बात अभी के अभी मानी जाए, अभी के अभी सुनी जाए। क्यों? क्योंकि एडिक्शन को कहते हैं, एडिक्शन इज इक्वल टू ऑब्सेशन ऑफ माइंड। और ऑब्सेशन में क्या होता है कि एनी थॉट, जो थॉट दिमाग में आ जाता है वो करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर जब तक नहीं करते तो फिर एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, और हम उस एंग्जाइटी को समझ नहीं पाते, हम उस एंग्जाइटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हमें ये लगता है कि ये जो कर रहा है ना, ये बेचैनी, ये इसका गुस्सा है, इसने बाहर जाना है इसलिए करना है। अब पेशेंट की जो बेचैनी है, विद रिकवरी हम उसको डिले करना सिखाते हैं कि अगर आपको थॉट आता है, पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं थॉट को, फिर उसको डिले करना है, उसको पोस्टपोन करना है और शेयर करना है किसी के साथ, अपने घर के फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना है कि आपको इस टाइम पे फील क्या हो रहा है, आपकी इमोशंस क्या आ रही हैं। और जब वो पेशेंस आती है, उसके साथ अपनी क्रेविंग्स को वो बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। ये पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स, हमारे बहुत सारे लव्ड वंस जो बैठ ही नहीं सकते थे, जो इन कुर्सियों पे नहीं बैठ सकते थे, खड़े हो जाते थे, पीछे घूमना शुरू हो जाते थे। धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, थेरेपीज, अब वो बैठना शुरू हो गए हैं, सुनना शुरू हो गए हैं, समझना शुरू हो गए हैं। जब भी एडिक्शन हमारे अंदर जाती है तो ब्रेन में न्यूरोकेमिकल चेंजेस आते हैं। वो न्यूरोकेमिकल चेंजेस जो हैं वो पेशेंट के बिहेवियर, फिजिकल प्रॉब्लम्स में और बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इतनी ज़्यादा अंदर से बेचैनी चल रही होती है कि उनसे बैठा ही नहीं जाता। दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी, कैपेसिटी इज द राइट वर्ड, कि उनकी क्षमता ही नहीं होती कुछ समझने की, कुछ करने की। हम लगे होते हैं, फैमिली लगी होती है उनको मनाने में, और पेशेंट लगा होता है फैमिली को मनाने में कि ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ऐसे नहीं ऐसे कर दो। तो धीरे धीरे विद रिकवरी पेशेंस आती है हमारे लव्ड वन में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे जो लव्ड वन है ना, उसको स्ट्रेस टॉलरेंस नहीं आती, किसी भी तरह का स्ट्रेस, छोटा सा भी कोई स्ट्रेस होता है तो वो टॉलरेट नहीं कर पाते। उनको एक ही चीज आती है, जब भी स्ट्रेस आता है या तो वो घर से बाहर जाएंगे, या वो स्मोक करेंगे, या वो बियर लेंगे, या कुछ ऐसी एडिक्टिव चीज का सहारा लेंगे कि अपने आप को उस टाइम पे शांत कर सके, रिलैक्स कर सके। आई एम टेलिंग यू, उनकी एंग्जाइटी इतनी बड़ी होती है, उनके ब्रेन ने ये चीज लर्न कर ली है कि जब भी मुझे स्ट्रेस आएगा, मेरा स्ट्रेस रिलीफ ही या तो घर से बाहर जाके होना है या कोई एडिक्टिव सब्सटेंस लेके होना है। तो रिकवरी प्रोग्राम में जब हम स्किल सिखाते हैं तो उसमें हम उनको सिखाते हैं कि हमने नशा लेके नहीं अपने आप को सुकून देना। नशे के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सुकून दे सकती हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिससे आप अपने आप को डिले कर सकते हो, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये स्किल्स हम सिखाते हैं, और फैमिलीज को भी ये स्किल सिखाते हैं कि आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो। कई बार हम इमरजेंसी मेडिसिन देते हैं या कोई स्किल बताते हैं कि इस तरीके से करना है, पर एक बात मैं बता दूं,
एक वर्ड यूज करूंगी मैं यहाँ पे, लर्न हेल्पलेसनेस। कई बारी फैमिली अपनी बेबसी इतनी ज्यादा उनकी हो गई होती है ना, क्योंकि इतने सालों से बेबसी चली आ रही थी, इतने सालों से वो डर चला आ रहा था। जैसे हमारे लव्ड वन के ब्रेन में फाइल स्टोर होती है ना, उनके ब्रेन में यादें स्टोर होती हैं, तो फैमिली के ब्रेन में भी यादें स्टोर होती है कि जब मैंने पिछली बारी रोका था तो इसने ये हंगामा किया था, अब मैं इसको रोकूंगा या रोकूंगी, पता नहीं क्या ही करेगा, तो चलो थोड़ी देर जाने दो। तो ये हमने लर्न करना है कि हेल्पलेस नहीं होना, आपने बस इफेक्टिवली बात करनी है अपने लव्ड वन के साथ। एंड फैमिली में क्या होता है, फैमिली ऑल्सो डिवेल्प्स पेशेंस ड्यूरिंग द अप्स एंड डाउन्स ऑफ रिकवरी जर्नी। जो पेशेंस हमारे लव्ड वन में नहीं होती, हमारी फैमिली में भी नहीं होती। हमारी फैमिली कहती है फटाफट ठीक हो जाए, अब जल्दी से हो जाए ठीक, अब इतना टाइम दे दिए, अब तो हमें कई बार ना फैमिली आके कहती है ਤੁਹਾਨੂੰ देता जे हुण नवा नकोर करके वापस कर देना। भाई नवा नकोर करके वापस करने में टाइम चाहिए, वी नीड सम टाइम। अब एक और बात बता देती हूँ आप सबको कि आपके लव्ड वन की सिर्फ एडिक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं एडिक्शन के साथ कोई कोमॉर्बिड इलनेस जुड़ी हुई है। उस कोमॉर्बिड इलनेस को हमें आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प चाहिए होती है। हम अपने टूल्स लगाते हैं, और जब हम उसके उस कोर पे जो वजह है, जो जड़ है, जो साथ में कोमॉर्बिड इलनेस है, जब हम उसको ट्रीट करते हैं ना, फिर हमारा पेशेंट यहाँ से यहाँ ट्रांजिट होता है, एकदम से चेंज, टोटली चेंज। वही पेशेंट जो आपको पहले गालियां निकाल रहा होता है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है, आपकी बात ही नहीं सुन रहा होता, वो धीरे धीरे बात सुननी शुरू करता है। सबसे पहले वो बात सुननी शुरू करता है, बैठना शुरू करता है आपके पास, और उसके लिए हमें छोटी छोटी एप्रिसिएशन करनी होती है। तो रिकवरी प्रोग्राम का इतना बड़ा ये टूल है कि हम उनको ये सिखाते हैं कि अपने अंदर हमने पेशेंस कैसे लेके आनी है, एंड फैमिलीज को भी सिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बल मतलब स्ट्रेंथ। पेशेंट की बल कैसे आता है? इनर स्ट्रेंथ ग्रोज एज दे ओवरकम क्रेविंग्स एंड स्टे कमिटेड। जब पेशेंट कमिटेड रहता है ना, मतलब आना ही आना है। अब कमिटमेंट क्या है कि मुझे ठीक होना है, कमिटमेंट क्या है मुझे शेयरिंग करनी है, कमिटमेंट क्या है कि दवाई टाइम से लेनी है, कमिटमेंट क्या है कि प्रॉब्लम जो आ रही है उसे बताना है, क्योंकि हम पेशेंट को देख के तो बता नहीं पाएंगे कि उसके अंदर क्या हो रहा है, तो उसे बताना पड़ेगा खुद से, शब्दों के इस्तेमाल से उसे बताना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या चीज चल रही है। अब अगर थॉट आ रहा है उसे जाने से पहले कि मैं एक बार नशा करना है, वो तो बताएगा तो फिर बात बनेगी ना। तो कमिटमेंट का मतलब है कि मुझे कमिटेड रहना है कि आई वॉन्ट टू बी इन ट्रीटमेंट और मुझे ठीक रहना है। रिकवरी कमिटमेंट लेकर आती है कि मैंने अपने परिवार को अपने साथ रखना है, मैंने अपनी हेल्थ को अपने साथ रखना है, मैंने अपनी सैनिटी को मेंटेन करके रखना है। ठीक है। साथ में फैमिली बिल्ड्स इमोशनल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट विदाउट लूजिंग देमसेल्व्स। जब आप यहाँ बैठते हैं ना, आपके इमोशंस जो ना 4 से 6, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको कुछ अभी डर लग रहा है, कुछ किसी चीज की टेंशन, कोई स्ट्रेस फील हो रहा है, आप सब क्या कहेंगे? कि 4 से 6 में है। आप सब 4 से 6 में अभी कि कोई टेंशन स्ट्रेस है आपको? नहीं है। तो जब आप यहाँ बैठना शुरू करते हैं ना, आपके एक इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, वो ज्यादा अप एंड डाउन नहीं रहता, वो चीखना चिल्लाना घर पे वो नहीं रहता। रहता है मैम? आप बताएं, 1 ईयर कंप्लीट किया आपने, अब वो चीखना चिल्लाना बिल्कुल जीरो नम ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्टोन वॉलिंग नहीं है, या बिल्कुल चीखना चिल्लाना तुसी यह करता, तुसी कल भी है किता, परसों भी है किता, झूठ बोलिया, कसमा खादियां, ये नहीं रहता। वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। इनका तो मैं कहना चाहूंगी, जब इनके हमारे लव्ड वन आए थे ना शुरू में, जो हमारा पहला दूसरा हफ्ता था, तो वो इनको ऑपोजिट पार्टी कह के बुलाते थे। तो अब आ गई ऑपोजिट पार्टी, इन्हें मैंने इतने जमा कराता है, यह हैगी ऑपोजिट पार्टी है। तो अब आज की डेट में ही सो वेल, और इतने अच्छे से उन्होंने अपने आप को मैनेज किया हुआ है। तो यही है इमोशनल स्टेबिलिटी, हमारे में भी आती है कि हाँ असी नहीं हुन कुछ कहना, कोई गल नहीं मैं काउंसलर नाल डिस्कस करांगी, कोई गल नहीं मैं दवाई दे देनी है, कोई नहीं मैं पूछ लेनी है कि मैनू करना की है, या कोई गल नहीं मैं 1-2 बार कह लेनी है, उसके बाद इन्हां दी मर्जी। हम ऐसे ही करते हैं जब हम रिकवरी प्रोग्राम से जुड़े होते हैं, और उससे पहले हमें क्या लग रहा है, इसको डांटना है, इसको रोकना है, इसको टोकना है, इसको पकड़ के रखना है, एक चपेट से ठीक हो जाएगा। रिकवरी प्रोग्राम हमारा पूरा माइंडसेट, हमारे इमोशंस, वो तो थल्ली मचती है ना हमारे अंदर,
उसको स्टेबल कर देती है। तो इसीलिए यहाँ बैठना ज़रूरी है, इसीलिए मीटिंग सुनना अपने लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ पेशेंट की बात नहीं कर रहे रिकवरी में पेशेंट कैसा होएगा, हम बात कर रहे हैं ब शब्द से कि फैमिली आएगा। रिकवरी एक जर्नी है। आपने ये नहीं कहना कि मैं 80 साल का हो गया हूँ, मैं 70 का हो गया हूँ, ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ अपने आप ਨੂੰ बदलने ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ है। ऐसा नहीं है। हमारे घर में आई है, हमारे ही घर को खराब कर रही है, तो हमें ठीक करना है उसे। तो बदलाव हमें भी लाना जरूरी है। इसीलिए आप सब ये बैठे हैं, इसीलिए फैमिली एंड पेशेंट के पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट। Next is Vishwas trust state. Patient regains trust in self, others and the process of recovery. सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हमारा पेशेंट डाउट में होता है, सेल्फ डाउट एंड डाउट ऑन अदर्स। उसको अपने पे भी डाउट होता है। सबसे पहले दिन या फर्स्ट वीक में जब हम उनसे पूछते हैं ना, वो कहते हैं मेरे से नहीं छोड़ा जाना, मुझे नहीं लगता मुझसे छोड़ा जाएगा, आप कर लो जितना मर्जी इलाज, जाके तो मैंने कर ही लेना है। क्योंकि उसको इतना डाउट होता है, उसको लगता है कि पता नहीं बाहर जाके क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ पे तो चलो आप दवाइयाँ दे दोगे, बाहर जाके तो खुला माहौल है, मैंने कर ही लेना है, मुझसे हो ही जाना है। प्लस उनको अपने ऊपर डाउट होता है, इतना डाउट होता है अगर हम उनको एक कोई सवाल पूछ लेना तो कहते हैं नहीं मेरे को नहीं पता लगा, मुझे नहीं समझ आई, मैं बोल ही नहीं सकता। हम उनका एक स्पेशल सेशन लेते हैं, उस सेशन का नाम हमने रखा हुआ है ट्रेन द ट्रेनी। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर, कि दे कैन ऑल्सो स्पीक, दे कैन ऑल्सो एक्सप्रेस देमसेल्फ, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके और ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रस्ट उनका खुद में से चला गया होता है, पहले तो वो रीगेन होता है। दूसरा, उनको ट्रस्ट फैमिली पे नहीं होता बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं जानने अनजाने में हमने भी बीइंग फैमिली मेंबर अपने लव्ड वन का दिल दुखाया हो। हमारे पास जब कहते हैं ना पेशेंट्स, कई बारी एक पेशेंट हमारे पास हैं, अभी भी हैं, वो कहते हैं मैंने अपनी मदर को सुना था ये कहते हुए ए जदों सेंटर च हुंदा ना ते मैनूं सुकून हुंदा है। ऐसा मेरी मम्मा कैसे कह सकती, ये कह ही नहीं सकती, ऐसे ऐसे कैसे कह दिया, ये बात तो मेरे दिमाग से जाती ही नहीं है। तो बेसिकली मदर का मतलब ये नहीं था, मदर के कहने का मतलब ये था कि सुकून ये होता है कि अब इसको कुछ होगा नहीं, अब इसकी ओवरडोज नहीं होएगी या इसकी जान नहीं जाएगी। बट हमारा जो पेशेंट है वो ट्रस्ट नहीं करता है जब वो एडिक्शन में होता है। जब वो रिकवरी में आता है फिर उसको समझ आती है कि नहीं नहीं, जो मदर ने बोला था वो बेसिकली इसलिए बोला था कि मेरी 4 ओवरडोज पहले हो चुकी थी। ये ट्रस्ट जो है इसको ये एक दिन में नहीं बनता, इट रियली टेक्स टाइम। साल लग जाता है, कई बारी 1.5 साल लग जाता है कभी कभी वो ट्रस्ट बिल्ड होने में। बट वो स्किल्स जो है हमने धीरे 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 सीखने हैं। हम जो कहते हैं ना कि नहीं ये अभी भी विश्वास नहीं करता, अभी भी ये बात नहीं सुनता, अभी भी ये इसको लगता है कि हम इसकी बातें कर रहे हैं, वो ट्रस्ट तब बनेगा जब हम उसके साथ बैठना शुरू करें, जब हम रिफ्लेक्टिव लिसनिंग करेंगे। जब हम हमारा लव्ड वन जब गुस्से में होता है तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि चल अपने आप शांत हो जाएगा। उस टाइम पे उसका हाथ पकड़ना, उसको अपने पास बिठाना, उसको ये कहना हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, चलो थोड़ा पानी पी लो, चलो थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से ट्रस्ट धीरे धीरे डेवलप होता है। फैमिलीज में कैसे होता है, दे स्लोली रीबिल्ड फेथ इन द पेशेंट एंड द हीलिंग जर्नी। अब मैं आपको ये बताऊं कि जब हमारे पास फैमिलीज आती है ना तो ये सवाल पूछती हैं ठीक तो हो जाएगा ना, और लगता है ठीक हो जाएगा, लगता है नशा छड़ देगा, इन्हें तो बहुत खराबियां की हुई है, हम इतने सालों से देख रहे हैं, इतने सालों से नहीं ये छोड़ पाए, इस उम्र में कैसे छोड़ेंगे, अभी कैसे ठीक हो जाएंगे। तो वो फैमिली भी डाउट में होती है, उनको उनको फेथ ही नहीं होता। पर धीरे 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 जब वो देखते हैं कि पेशेंट की जो बेटरमेंट आती है उसके बिहेवियर में, उसकी बातों में, वो आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो फिर उनको हीलिंग प्रोसेस में भी फेथ आना शुरू होता है। तो ये जो हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें आप सब इकट्ठे बैठते हो, एक दूसरे को भी कई बार देखते हो, आपने देखा होगा, आई थिंक हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं माइंड स्पा वाले ग्रुप में, बहुत सारे जो फीमेल्स हैं आपस में नंबर एक्सचेंज हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि जब एक बंदा स्ट्रेस में होता है तो दूसरा बंदा उसको सपोर्ट करता है। तो ये हमारा जो है ये
फेथ धीरे धीरे डिवेल्प होता है हीलिंग प्रोसेस में, ये एकदम से नहीं हो जाता। फर्स्ट डे तो इतनी एंजाइटी होती है फैमिलीज में, और फैमिलीज कह रही होती है पता नहीं ठीक होना कि नहीं होना, पता नहीं ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 3 ਕੀ ਅਸੀਂ 6 ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਮਹੀਨੇ, बट ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ नहीं ठीक होएगा, तो वो धीरे धीरे हमारी जो है फेथ बनती है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चन पत्ता, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट। यहाँ लिखा है रिकवरी डज नॉट वर्क ऑन फीलिंग्स, इट वर्क्स ऑन कमिटमेंट। ਅੱਜ ਜੀ ਕੀਤਾ, ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ठीक नहीं ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ। रिकवरी ऐसे नहीं आनी, रिकवरी कमिटमेंट से आनी है कि ये तारीख लिखी है मेरे डॉक्टर ने, इस तारीख को मैंने हर्मिटेज पहुंचना है, मैंने ट्रीटमेंट में पहुंचना है, इतने बजे मुझे मैम ने कहा है कि इन्वेंट्री भेजनी है तो भेजनी है। आज जी कर रहा है, आज मूड ठीक है तो भेज देते हैं, नहीं मूड कर रहा तो नहीं भेजते। बहुत सारी फैमिलीज भी हमें अपनी इन्वेंट्री भेजती हैं कि आज का दिन कैसा निकला, आज मैंने कौन से वीक एक्शंस करे, आज मैंने कैसे पेशेंट के साथ बात करी, अपने ऑफिस में कैसे बात करी। तो फीलिंग्स के साथ रिकवरी आप में भी नहीं आनी, पेशेंट्स में भी नहीं आनी। तो रिकवरी किससे आनी है? जब मैं जुड़ा रहूंगा, जब मैं कमिटेड रहूंगा कि ऐसा आए कि ऐसा आए, मुझे चलते रहना है। रास्ते में ऊपर नीचे आएगा आएगा, वो हम आपको शुरू से कहते हैं कि वो अप्स एंड डाउन्स रिकवरी लेकर आएगी, पर रिकवरी रुक जाएगी, हो नहीं पाएगी, ऐसा नहीं है। हम हमेशा रिकवरी में आगे बढ़ेंगे, चाहे स्लो बढ़े पर आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं कभी जाएंगे। जब भी आप रिकवरी प्रोग्राम से जुड़ेंगे, यू कैन प्रोग्रेस स्लो बट द प्रोग्रेस विल नॉट स्टॉप। अब वो क्या है, इवन इफ डू नॉट फील मोटिवेटेड वी शुड स्टे कमिटेड। अगर आपको लगता है ना कि बात नहीं बन रही, हले भी पी रहे, हले भी झूठ बोल रहा है, हले भी पैसे ले लेंदा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। आपने ये चीज नहीं देखनी है कि अभी भी वही चीजें चल रही हैं, वक्त लगेगा, इतनी पुरानी बीमारी है, ढर्रे बने हुए हैं दिमाग में, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, इट विल टेक टाइम। तो कमिटमेंट रखनी है। अब पेशेंट में कैसे आएगी? कमिट्स टू डेली रिकवरी प्रैक्टिसेस एंड ऑनेस्ट लिविंग, लाइक फॉलोअप्स, डेली मीटिंग्स, ऑनेस्ट शेयरिंग, मेंटेनिंग रूटीन। अब उनकी कमिटमेंट ऐसे है, जब वो अपनी शेयरिंग करेंगे, फॉलोअप टाइम पर आएंगे, अपनी रूटीन रखेंगे, अपने डॉक्टर को बताएंगे, ये उनकी कमिटमेंट है, ये उनकी रिकवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब फैमिली के कैसे है? कमिट्स टू पार्टिसिपेशन इन हीलिंग विदाउट कंट्रोलिंग। अब मुझे ना अपने पेशेंट को ऐसे जकड़ के नहीं रखना, तू इतने नहीं जा सकता, तू वह नहीं कर सकता, नहीं। रिकवरी है कि उसे ओपन रखो, पर उस पर एक थर्ड आई रखनी है, उसके साथ रहना, उसे जकड़ना नहीं है। ये दोनों का डिफरेंस ये लाल कुर्सियां बताती हैं कि क्या इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो फैमिली की रिकवरी कैसे आती है? कमिट्स टू पार्टिसिपेशन इन हीलिंग विदाउट कंट्रोलिंग एंड रेस्क्यूइंग। आपने अपने पेशेंट को बंदा बंदा फील नहीं कराना। जब रिकवरी आती है ना, आप भी खुल जाते हैं और पेशेंट को भी खुला फील कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बख्शीश, forgiveness, grace. Patient forgives themselves for past mistakes, opens up to healing. पेशेंट जो हमारे लव्ड होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट्स होती है पुरानी चीज़ों को लेके। आपने इस टाइम पे ये किया था, आपने उस टाइम पे वो किया था, आपने मुझे ऐसे बोला था। तो उनसे क्या होता है कि वो चीज़ें भूली नहीं जाती। तो हम जो रिकवरी प्रोग्राम में हैं, इसमें हमारी एक स्पेशल होता है रिजेंटमेंट इन्वेंटरी। हम रिजेंटमेंट इन्वेंटरी लिखाते हैं। बहुत सारी टाइम्स पे हमें पता लगता है कि पेशेंट हमारे लव्ड वन कहते हैं पापा से मैं बात नहीं कर सकता, वो मेरी बात समझते ही नहीं है, उनके साथ मेरा कनेक्शन ही नहीं है। तो वो हम उनकी जो रिजेंटमेंट्स हैं उसको रिजॉल्व कराते हैं। पेशेंट के अंदर स्किल्स आते हैं कि मैंने फॉरगिव कैसे करना है और मैंने अपने आगे कैसे बढ़ना है, लेट गो कैसे करना है चीज़ों को। क्योंकि हमारे मैंने बोला है कि एडिक्शन इज इक्वल टू ऑब्सेशन ऑफ माइंड। ऑब्सेशन वही है कि जो हमारे र्यूमिनेशन चलती है, थॉट्स चलते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो र्यूमिनेशन है वो हमारी रिजेंटमेंट्स में भी बदल जाती है, तो वो छोड़ ही नहीं पाते कुछ बातों। तो हम उनको स्किल सिखाते हैं कि हमने फॉरगिव कैसे कर, धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ना है, लेट गो कैसे करना है, अपने साथ ये लेके उस भार को नहीं चढ़ना। एंड फैमिलीज लर्न टू फॉरगिव द एडिक्ट बाय होल्डिंग देम अकाउंटेबल।
फैमिली जब इनिशियली आती है हमारे पास, तो यही बोलती है कि रखो इन्नू, जितनी देर मर्जी रखो, सानू ना बुलाना, सानू उदों बुलाना जदों ठीक हो जाएगा। वो क्यों होता है फैमिली? वो फैमिली की सैचुरेशन आई होती है। फैमिली भी कहीं न कहीं अक गई होती है, थक गई होती है, क्योंकि बदनामी बहुत हुई होती है, बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती भी हुई होती है, उनको उनकी भी अपनी इमोशंस जो हैं, इमोशनल डिसरेगुलेशन हुई होती है, इसलिए वो भी कुछ बातें अपने मन में रखते हैं। तो हमारी जो थेरेपीज़ होती है, उसमें हम पेशेंट एंड फैमिली दोनों को सामने बिठा के ये स्किल सिखाते हैं। पर साथ में एक स्किल सिखाते हैं कि फैमिली को बोलते हैं, जैसे मैम ने अभी बोला कि जकड़ के नहीं रखना, कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं करना, बट अकाउंटेबिलिटी लेनी है फिर। अकाउंटेबिलिटी होती है पूरा आप में बताना है कि कहाँ गए थे, कितनी देर में आ रहे हैं, क्या किया था। अगर आपने 100 रुपीज़ दिए हैं अपने लव्ड वन को और आपको आके वो 100 रुपीज़ का पूरा हिसाब देता है, इसका मतलब ही इज़ अकाउंटेबल। इसका मतलब है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभा रहा है। पर अगर वो कहता है कि मुझसे ये नहीं पूछना आपने, देने दो, नहीं देने ना दो, तो इसका मतलब है अभी अभी बाकी है प्रॉब्लम। अकाउंटेबिलिटी हमें लेनी सीखनी है अपने लव्ड वंस। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट इज बहिबल मतलब टुगेदरनेस। पेशेंट का टुगेदरनेस कैसे दिखेगा? फाइंड स्ट्रेंथ इन सपोर्ट ग्रुप, थेरेपिस्ट एंड लव्ड वंस। अब आप उनका बहिबल हो, आप उनकी स्ट्रेंथ हो। आप नहीं हो तो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपका साथ होना जरूरी है। मैं छड़ता उनमें कुछ नहीं कहना, आप पे देखेगी जिंदगी असी हैगे या नहीं हैगे, नहीं। आप ठीक होएंगे देन ओनली दे कैन। अब यहाँ पे जो हम बैठे हैं ना, ये वही बल है। ये बल है कि हम रिकवरी हासिल कर सकते हैं। अकेला वो भी कुछ नहीं कर सकते, अकेला हम भी कुछ नहीं कर सकते। इट इज दैट विट। हम दोनों जब टुगेदर होंगे, हम जब साथ रहेंगे, तभी रिकवरी हमारे घर आएगी। और फैमिलीज का feels less alone by joining family support groups and therapy। जैसे हम आपको स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग से कह रहे हैं कि व्हेन यू विल सिट हियर, जब हम इधर बैठेंगे, आपको खुद ही फील होना शुरू हो जाएगा कि मेरे अंदर वो जो तरथल्ली मचती है, जो टेंशन आती है, जो मैं अनईजी रहती हूँ, जो मुझे लगता है पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, वो स्टेबल हो जाता है। मुझे लगता है एक होप है, एक वो किरण है जो मुझे ठीक कर सकती है। तो आप सब जब इधर बैठते हैं ना, आपकी वो चीज अंदर ही अंदर इंटरनली स्ट्रांग होती रहती है कि नहीं, ठीक हो सकते हैं। अगर वो ठीक हुआ है तो हम भी ठीक हो सकते हैं। अगर उसको इतनी प्रॉब्लम्स के बाद इन थेरेपीज ने, इन लाल कुर्सियों ने, इन मेडिसिन ने ठीक करा है, तो मेरे घर भी वो खुशहाली आ सकती है। तो ऐसे एक रिकवरी प्रोग्राम, एक रिकवरी जर्नी हमें अपनी हीलिंग के लिए, अपनी हीलिंग सेपरेट, ये होगी ही होगी। तो रिकवरी इज अ जर्नी, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि मैं यहाँ पहुंच गई तो रिकवरी आ गई, नहीं पहुंची तो रिकवरी नहीं आई। इट इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस। अगर बीमारी साथ चलेगी तो ट्रीटमेंट साथ चलेगा और फिर ही रिकवरी हम पा सकते हैं। तो आई होप आपको ये मीटिंग थोड़ा सा समझ आई हो एंड यू कुड रिलेट विद इट कि रिकवरी एक ऐसी चीज नहीं है, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। इसमें टाइम लगना है, आपका साथ हमें भी जरूरी है। वहां पे लिखे थेरेपिस्ट, लव्ड वन एंड फैमिली। हम तीनों जोड़ेंगे, ये लव ट्रायंगल बनेगा तो रिकवरी हमारे घर आएगी, तभी बरकतें आएंगी। ऐसे नहीं है कि आप अपनी स्टोरी, ये अपनी स्टोरी और हम कुछ और ही कही जा रहे हैं। हम काम तभी कर सकते हैं कि जब यहाँ पे ये लव ट्रायंगल बनेगा और हम तीनों एक ही टीम है। आप अलग टीम नहीं हो, हम अलग टीम नहीं है, आप अलग टीम नहीं हो। वी थ्री आर टुगेदर। ये जो सपोर्ट की बात कर रहे हैं मैम, हमारा ना थीम है फैमिली फर्स्ट। हमारा काम जो होता है फैमिली पे ज्यादा होता है। लव्ड वन तो हमारा एक है, फैमिली मेंबर्स हमारे पास कई बार 4 होते हैं, 5 होते हैं, 10 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। तो हमें सबके इमोशंस पे वर्क करना पड़ता है। एक बच्चा जब छोटा होता है 1 ईयर का, जब वो चल रहा है और चलते-चलते गिरता है, तो फटाफट से जाके माँ ही पकड़ लेती है ताकि वो गिरे ना, पूरी सपोर्ट देते हैं। एंड आप सबको पता होएगा, एक टर्म है जिसको वॉकर बोलते हैं। छोटे बच्चे को पहले वॉकर पे डालते हैं, राइट? वो वॉकर से सीखता है पहले चलना। फिर धीरे-धीरे एक फिंगर पकड़ी होती है। एक फिंगर जो पकड़ी होती है, बहुत सारा हम देखते हैं, जब छोटा बच्चा होता है, उसको सिर्फ़ एक फिंगर देते हैं, जब वो चलना सीखता है। वो एक फिंगर उसका सिर्फ़ एक सहारा है। उसको ये कॉन्फिडेंस है कि मेरे साथ कोई है, जस्ट विद वन फिंगर। दैट वन फिंगर दे नीड यू। आपके जो लव्ड वन्स हैं,
आपकी सपोर्ट के बिना वो ठीक नहीं हो सकते। जब तक आप उनकी डिज़ीज़ को नहीं समझोगे, उनकी बीमारी को नहीं समझोगे, इन्होंने जो भी किया, जैसे भी किया, इट वाज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ देयर डिज़ीज़। जो डिसरिस्पेक्ट की है, जो बिहेवियर्स आए हैं, वो उनकी डिज़ीज़ ने कराए हैं। पर हम कहीं न कहीं अपना आपा खो बैठते हैं बीइंग फैमिली मेंबर्स, वो नहीं होना चाहिए। एक किसी को चोट लग जाती है और वो जब दोबारा से रिहैबिलिटेट करते हैं और चलना सीखते हैं, हम उनकी बैसाखी बनते हैं। हम बात यहाँ से पकड़ के चलते हैं। तो ऐसे ही हमारे लव्ड वन को आपकी सपोर्ट, आपका सहारा चाहिए। अगर इकट्ठे हो जाएँगे और हमारी भी साथ में सपोर्ट होएगी, ट्रीटमेंट की भी सपोर्ट होएगी, तो 100% सक्सेस है हमारा। हमारी जो सक्सेस नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि फ़ॉलो-अप्स मिस हो जाते हैं, दवाइयाँ मिस हो जाती हैं, आना बंद कर देते हैं। हम फिर बाद में आते हैं, हमारे लव्ड वन कहते हैं ਜਦੋਂ प्रॉब्लम आएगी उਦੋਂ ले जाना कोई गल नहीं। हम कहते हैं अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, जब प्रॉब्लम आएगी देन विल कम। हमने प्रॉब्लम आने की वेट क्यों करनी है? हमने पहले क्यों नहीं करना? तो हमें इंटरवेंशन से हमने शुरू किया था, इंटरवेंशन। अब जब हम ठीक हो गए हैं या अच्छा चल रहा है सब कुछ, बीमारी तभी अटैक करती है जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। और जिस दिन आपको बिहेवियर दिखता है आपने इमीडिएटली इंटरवीन करना है। अगर आपने इमीडिएटली इंटरवीन कर लिया, फिर हमारी प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ेंगी।